भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारतीय संविधान में शामिल है, आंसर हो जाएगा ए 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 सूचियां हैं, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद है, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क ख ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। संविधान के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं, नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई है और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। भारतीय संविधान में है, इसका आंसर देख लेते हैं, सी है 400 से अधिक आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद है, 400 से अधिक है। क्या देख लेते हैं सही। संघ सूची में 97 प्रविष्टियां हैं, वर्तमान में गणना के अनुसार 98 है। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां, वर्तमान गणना के अनुसार 59 है। समवर्ती सूची में 37 प्रविष्टियां, वर्तमान में गणना के अनुसार 52 है। ये दिए हुए हैं इसमें संघ सूची और इसका मिलान के लिए बी यानी एक का है ना, ये 47 प्रविष्टियां हो गई संघीय सूची में और ये वर्तमान वाला आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है। निम्नलिखित शब्दों को विचार करें, सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका। पहले सार्वभौमिक है, उसके बाद समाजवादी है, उसके बाद है धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद प्रजातांत्रिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने भारत को एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। 1936 के द्वारा क्या जोड़ा गया है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक साधारण बहुमत चाहिए नया राज्य बनाने के लिए। नए राज्य के निर्माण के लिए संशोधन हेतु आर्टिकल 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। अच्छा, भारतीय नागरिकों को कौन कौन से प्राप्त है? 1 और 3 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और 3 अल्पसंख्यकों का अधिकार भी और ये है ना, परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। इसका आंसर सीधा पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान में भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों की स्वतंत्रता मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अच्छा, ये सिर्फ मात्र भारतीयों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ये आर्टिकल देख लीजिए। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण बताता है और 19 भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। 19 उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार है। इसका आंसर देख लेते हैं, बी इसका आंसर हो जाएगा। यानी संविधान के अनुच्छेद 19 का एक अनुसार
उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 1(1) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार में शामिल है। भारतीय संविधान के संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 को है ना पारित हुआ था 9 में, लेकिन लागू हुआ था 2010 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानव अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। मतलब शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार में शामिल है शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान भाग 4 में दिए गए निर्देश सिद्धांतों में कौन सा सूचीबद्ध है? इसका आंसर देख लेते हैं, बी हो जाएगा, यानी 1 और 2। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन है और समान नागरिक संहिता है। भारतीय संविधान भाग 4 में दिए गए निर्देश सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 का घ में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन शामिल है। मतलब आर्टिकल 39 का घ में है ना, समान कार्य के लिए समान वेतन है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता शामिल है, सूचीबद्ध है। जबकि अनुच्छेद 350 का क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लेखित नहीं है। इसका प्रभाव भी निर्देशक तत्व जैसे ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत दिखाया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारों द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारों द्वारा करेगा। उसकी शक्तियों का विवरण दिया हुआ है आर्टिकल 53 का 1 में। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। आर्टिकल 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के तहत है। किसके तहत होता है? अनुच्छेद 65 के अनुसार। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? आंसर हो जाएगा 12वां क्रम था। 19 जुलाई 2007 को भारतीय स्वतंत्रता के 13वें राष्ट्रपतीय चुनाव को संपन्न हुआ। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 14वां है। 25 जुलाई 2017 को देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। 2017 तक रामनाथ कोविंद है। एक विधेयक जो संसद में प्रयुक्त किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? आंसर हो जाएगा इसका जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है तो वो अधिनियम बन जाता है। संविधान के आर्टिकल 111 में भी विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संविधान संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो अधिनियम तभी बन पाता है जब सदन के
दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति देता है। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के लिए क्रम क्या था? आंसर हो जाएगा 12वां क्रम था। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति अनुसार क्रम 12वां है, जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम 13वां है। 11 अगस्त 2017 को एम वेंकैया नायडू देश के तक है ना उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? आंसर हो जाएगा इसका प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? इसका अटॉर्नी जनरल होगा। इसका आंसर अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाला महान न्यायवादी में वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान न्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। अनुच्छेद 88 के तहत महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपना पद धारण करता है। आर्टिकल 76(4) के अतः राष्ट्रपति को उसे पदयुक्त करने का अधिकार है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। आंसर हो जाएगा महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने समय तक अनुपस्थित रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 2 माह अगर अनुपस्थित रहे तो एमपी की सीट को है ना रिक्त घोषित किया जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 101(4) के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक संसद की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में संसद के 17वां का निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। राज्यसभा में होते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 250 में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के आर्टिकल 80(1) यानी क, ख में कहा गया है कि राज्यों के और संघ राज्य के क्षेत्र में 238 से अधिक प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है, आंसर हो जाएगा समाप्त होने का विषय है ही नहीं। अनुच्छेद 83 के 1 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, अर्थात एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? आंसर हो जाएगा राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर बी हो जाएगा। सीधा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापसी करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिहीन है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में धन विधेयक पेश हो सकता है। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जा सकता है केवल लेखानुदान बना है, आंसर हो जाएगा इसका सी। बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बना हुआ है। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष से
से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्षों के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने से पहले रुपयों की आवश्यकता हो, तो अनुच्छेद 116 क के तहत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, जैसे युद्ध के समय, तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है। इसे अनुदान वोट ऑफ क्रेडिट कहते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। आंसर हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रति परीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्यों को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाने की प्रथा 1967 से 68 से चली आ रही है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में कथनों में कौन सा एक कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, यानी ये सही नहीं है, बाद बाकी सब सही है। पढ़ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, सही, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये भी सही। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? आंसर हो जाएगा राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, किसे देता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। 217(1) के साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाला सदस्यों को 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है। आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा में मेवात जिले में स्थित पुनहा में देश की पहली मोबाइल संघनन अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया था। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने की थी। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है 352 आर्टिकल के तहत। अनुच्छेद 352 यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संशोधन 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। अब आर्टिकल 355 पढ़ लेते हैं। संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति
से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। आर्टिकल 356 में है, यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। आर्टिकल 360, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, यानी वित्तीय स्थायित्व, तो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपात की घोषणा 360 के अनुसार होती है। आर्टिकल, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की कर दी थी? आंसर हो जाएगा 61वें संशोधन 1989 से 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 से मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ था, मतलब लागू हो गया था। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनावों में किया गया था। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई थी? आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 18। 92वें संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संशोधन के बाद अब 22 हो गई है। अब भी 22 भाषाएं हैं। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। आंसर इसका हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय का सुझाव दिया था। वर्ष 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी और वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार आयोग एनईसी के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष 1957 में किया गया था। इस समिति के ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा सी। केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के बीच बटी जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती है, एक केंद्र सरकार तथा दूसरा राज्य सरकार। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन में उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अतः केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्माण, लचीलापन एवं कानून की एक रूपता का परिचायक है, परंतु यह छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, न कि बड़े देशों के लिए। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता ने की थी विकेंद्रीकरण के। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपना सिफारिश प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था: जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी? आंसर हो जाएगा पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की स्तुति की गई थी, जिसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या गांवों के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया गया था। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। आंसर हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकरण। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी है, जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्य द्वारा अपने में से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाएंगे। क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे तथा इसके लिए निम्न समितियां गठित की जाएगी: शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन एवं विकास समिति, स्वास्थ्य
एवं कल्याण समिति व प्रशासनिक समिति। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। आंसर हो जाएगा डी प्रशासनिक पदाधिकारी। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 1206। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 हो गई है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? आंसर हो जाएगा जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो अस्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन है। शेष 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्य देख लीजिए, यूएसए है, हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, रूस हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा और चीन हो जाएगा। 5 सदस्य अस्थायी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण में। एमनेस्टी इंटरनेशनल जुड़ा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेनेंस ने की थी। वर्ष 1961 में पीटर बेनेंस ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगॉटन प्रिजन्स नामक एक लेख लिखा। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है। इसका मुख्यालय लंदन में है। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? आंसर आएगा न्यू चाइना न्यू एजेंसी। न्यू चाइना न्यू एजेंसी। न्यू चाइना न्यू एजेंसी जिसे सिंहुआ न्यू एजेंसी भी कहते हैं, चीन की समाचार एजेंसी है। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? येलो बुक। आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर है फ्रांस की सरकारी बुक को येलो बुक कहा जाता है। सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। फ्रांस की सरकारी येलो बुक फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है। येलो बुक फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना अगस्त 1987 में बेंगलुरु में की गई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? आंसर हो जाएगा 1965 में। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 में किया गया, जो भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए हैं। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? प्रस्तावना के सिलसिले आंसर हो जाएगा डी सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इसमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारण क्रम में सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान के में उल्लेखित शब्दों में यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। आंसर हो जाएगा इसका हम भारत के लोगों के शब्दों से
भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है तथा भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि आंसर इसका हो जाएगा जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार होता है। प्रजातंत्र का आशय है कि जनता के लिए जनता की सरकार अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है। भारत में भी प्रजातंत्र का यही आशय है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? आंसर हो जाएगा इसकी प्रकृति है, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। संविधान वेत्ताओं ने संविधान को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया है, संघात्मक तथा एकात्मक। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में निहित होती है, जो प्रायः केंद्रीय सरकार होती है। इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों में विभाजन रहता है तथा दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विविधवेत्ताओं में काफ़ी मतभेद रहा है। संविधान निर्माण के अनुसार भारतीय संविधान एक संगठनात्मक संविधान है, किंतु प्रोफेसर जेनिंग्स को भारतीय संविधान को संगठनात्मक मानने में आपत्ति है। प्रोफेसर वेयर ने इसे अर्ध संघीय संविधान अथवा एकात्मक संविधान जिसमें संघीय तत्व सहायक रूप में है कहा है। जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की सशक्ति प्रवृत्ति अथवा उपयुक्त विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान न तो विशुद्ध संगठनात्मक है और न विशुद्ध एकात्मक है, बल्कि यह प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून से है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल विरोधी कानून से। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। भूमि सुधार के विषयों किसके अंतर्गत आते हैं? आंसर हो जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। आंसर हो जाएगा भारतीय बैंकों में धन जमा करके नहीं जमा करके। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के बाद भारत में संशोधन द्वारा भारतीय नागरिक निम्नलिखित तरीकों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। एक जन्म द्वारा, एक देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा और रजिस्ट्री द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है। यह भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। देख लेते हैं, इसका बी हो जाएगा 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था एवं उसी तिथि को लोकसभा ने पारित कर दिया गया था। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की। यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया गया। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? विधि का नियम कानून का अधिकार ये सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होना चाहिए। विधि का नियम या कानून का अधिकार का तात्पर्य सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होना चाहिए। विधि का नियम का सामान्य अर्थ है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को प्राप्त है। उपयुक्त न्यायालय अपनी इस शक्ति का प्रयोग 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं: परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। मतलब 5 प्रकार के रीट जारी होते हैं: परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आंसर हो जाएगा बी,
अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 का जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूलाधिकारों से हटा करके अनुच्छेद 300 के क में शामिल करके केवल विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है? यानी अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा यानी क्वे वारंटो को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा गया। यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोकपद पर किसी व्यक्ति को दावे की वैधता की जांच करता है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी निर्णीत न्यायिक कार्यवाहियों की जांच की जाती है। पोस्टमार्टम भी एक कार्यवाही है जिसमें मृत व्यक्ति के मरने के दावे की वैधता की जांच की जाती है। अतः विकल्प ही सही उत्तर है। बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक उत्तर प्रश्न में डी सही माना है। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य में नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। ये वे आदर्श है जिन्हें किसी राज्य के द्वारा नीति के निर्माण एवं कानूनों के क्रियान्वयन में ध्यान रखना चाहिए। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आंसर हो जाएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है। निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के प्रति दिए गए सुरक्षा की गारंटी है। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4 क एवं अनुच्छेद 51 के क को शामिल किया गया है। मूलतः मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 46वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को आचार आदेशों के नाम से भी जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बी, मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 क से 4 में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा पी, संसद का हिस्सा होता है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। इस प्रकार वह संसद का अभिन्न अंग है। गौरतलब है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियां एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय
हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा होता है, अतः विकल्प बी और सी दोनों सही है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। आंसर हो जाएगा सी, भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय को। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा डी, संसद द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 56 खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित करने अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाअभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकेगा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ के कार्यपालिका अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होता है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। वे सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारत सरकार के नागरिक सेवा के प्रमुख होते हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आंसर हो जाएगा ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। वह ऐसा निम्नलिखित आधारों पर करता है: हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण के आधार पर अथवा युद्ध के आधार पर। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर के। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल यानी गवर्नर की रिपोर्ट मिलने पर लागू किया जाता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। आंसर हो जाएगा बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्य के राज्यपाल को होता है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। अनुच्छेद 124 खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या की बहुमत द्वारा अपनी उपस्थिति मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर हो जाएगा का बिहार से थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ज्ञातव्य है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ये असत्य है। छोड़िए, इसको पढ़ते ही नहीं, सत्य पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, सही बात है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, सही बात है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही बात है। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सदस्य के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार 64 तथा उनके अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार का। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। हमारा संविधान मंत्रिमंडलीय प्रणाली को मान्यता देता है। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री
केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। प्रमुख यह लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय से राष्ट्रपति को संसूचित करे और जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। आंसर हो जाएगा डी, केवल लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। देश का छोड़िए, नहीं दिया हुआ है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। आंसर हो जाएगा विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में होता है और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? इसका आंसर देख लेते हैं। ई हो जाएगा, कोई नहीं। शासन प्रणाली की समानता दो पद्धतियाँ होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य की कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चूँकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, अतः वे भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है, आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 खंड 3 में किया गया है। उनके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में संसूचित करे। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल देता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियुक्ति होने की योग्यता रखने के कारण किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल यानी महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। वह राज्यपाल के पद को धारण करता है। अनुच्छेद 165 के तहत आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। आंसर हो जाएगा इसी 1956 में हुआ था। आज़ादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था।